हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सल्तनत डायनेस्टी या फिर जो सुल्तान साम्राज्य है उसके बारे में देखा हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मुग़ल एम्पायर यानी फिर जो मुग़ल साम्राज्य है उसके बारे में देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है, कौन है वो वास्तविक संस्थापक मुग़ल साम्राज्य का, उसके बाद जो मेजर किंग है मुग़ल डायनेस्टी के, मुग़ल साम्राज्य के भारत में, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। तो शुरू करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस करो। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य, जिसका पीरियड था 1526 से 1707 तक। तो ये जो मुस्लिम या फिर मुग़ल किंग है, इन्होंने इस पीरियड तक भारत पर राज्य किया था। तो ये है ये इनके डायनेस्टी का मैप था, मुग़ल डायनेस्टी का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर है, मेजर जो किंग्स है जिनको बादशाह भी कहते हैं, मुग़ल बादशाह भी कहते हैं, तो ये मेजर किंग्स है जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। ये जो मेजर किंग्स है मुग़ल डायनेस्टी की। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे और इनके जो कार्य है उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बाबर। तो बाबर को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मुग़ल साम्राज्य का, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण करके क्या किया था, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। तो भारतीय इतिहास में बाबर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए एक इतिहासकार है रशबुक्र विलियम, उन्होंने लिखा है कि बाबर दृढ़ निश्चयी और उच्च कोटि का निर्णयकर्ता महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, विजय प्राप्त करने में माहिर और शासन कला में दक्ष था, जनता का शुभचिंतक था और सैनिकों के मध्य एक न्यायप्रिय शासक था। इसके अलावा जो विंसेंट स्मिथ है वो बाबर के बारे में लिखते हैं कि बाबर अपने युग के एशिया के समस्त बादशाहों में से सबसे अधिक बुद्धिमान शासक था और सभी बादशाहों में एक महत्वपूर्ण और उच्च स्थान रखता था। उसके चारित्रिक गुणों के प्रकाश में यह कथन पूर्णतः क्या है, सही है, ऐसा बाबर के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बाबर के चरित्र के बारे में देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं तो बाबर का व्यक्तिमत्व बहुत आकर्षक था। वो अपार शारीरिक और आत्मिक शक्ति का स्वामी था। तो हिंदू बेग फरिश्ता एक इतिहासकार है, उस बाबर के समकालीन थे, वो लिखते हैं बाबर के बारे में कि बाबर की आकृति बहुत सुंदर थी, वह मृदुभाषी था, दृढ़ संकल्पी था और इतना शक्तिशाली था कि दो व्यक्तियों को अपनी बगल में दबाकर किले की दीवार पर भी दौड़ सकता था। तो ये बाबर की जो शक्ति के बारे में या फिर उसके व्यक्तित्व के बारे में ऐसा लिखा है। तो बाबर में बहुत कई गुण थे, जैसे कि एक सेनापति के रूप में अगर देखते हैं तो बाबर वीर, अनुभवी और साहसी योद्धा था। उसमें आत्मविश्वास और धैर्य कूट कूट कर भरा था। अगर एक शासक के रूप में हम देखते हैं तो वो एक कुशल रूप और सफल प्रशासक था। उसने किसी हिंदू को मुसलमान बनने के लिए कभी बाध्य नहीं किया था। किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद नहीं बनवाई थी और धार्मिक मामले में किसी हिंदू को कभी फांसी नहीं दी थी। हिंदू पर शासन करने के उद्देश्य से उसने इस प्रकार की नीति अपनाकर एक सफल कूटनीति तज्ञ और प्रशासक होने का परिचय दिया था। तो साम्राज्य निर्माता के रूप में अगर हम देखते हैं तो रशबुक्र विलियम्स और एस.एम. जाफर इनके बारे में लिखते हैं बाबर के बारे में कि बाबर एक साम्राज्य निर्माता है। बाबर एक क्या है, साम्राज्य निर्माता है। तो बाबर ने जब आक्रमण किया बाबर से पहले तैमूर आए थे और जिन्होंने क्या किया था, भारत
पर आक्रमण किया था, लेकिन वो लूट के ही उद्देश्य से आए थे और उसके बाद वो अपने सरदार को यहाँ पर छोड़कर गए थे और तैमूर का ही उत्तराधिकार बताने के लिए भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, इंडिया बिफोर बाबर, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, राजनीतिक दशा। तो अगर इस बारे में हम देखते हैं तो जिस समय मुगल शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और वे सभी आपसी संघर्ष में उलझे रहते थे। इन राज्यों में कुछ हिंदू और अन्य मुस्लिम राज्य भी थे। इस संबंध में लेनपुल एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि दिल्ली का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के अपने शासक थे, छोटे जिले और यहाँ तक कि शहरों और किलों में भी अपने सरदार होते थे जो अपने से ऊंची किसी भी राजनीतिक शक्ति का प्रभुत्व नहीं मानते थे। राजा का जो आदेश है वो सर्वोच्च नहीं रह गया था। तो इस तरह बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा थी। इसके अलावा अगर हम दिल्ली का राज्य देखते हैं तो जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। वो अपने पिता सिकंदर लोदी के मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी सन में सिंहासन पर आसीन हुआ था। उसके राज्य में दिल्ली, आगरा, दोआब और जौनपुर के कुछ प्रदेश भी सम्मिलित थे। वह एक अयोग्य शासक था। उसने अपनी अदूरदर्शिता और अहंकार के कारण अफगान अमीरों को अपना कट्टर विरोधी बना लिया था। इसके अलावा अगर हम पंजाब के बारे में देखते तो बाबर के आक्रमण से पूर्व पंजाब नाम मात्र के लिए एक दिल्ली के साम्राज्य अधीन था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी था और दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, दोनों ही एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। दौलत खान दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा अगर हम बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार भी दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत आता था। दरिया खान लोहानी यहाँ का शासक था और वो भी इब्राहिम लोदी के अधीनता से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील था। बंगाल प्रांत भी फिरोज तुगलक के समय स्वतंत्र हो गया था। बाबर के समय वहाँ का स्वतंत्र शासक नुसरत शाह था और वह एक योग्य शासक था। मालवा बाबर के आक्रमण के समय जो था तो मालवा का शासक मोहम्मद द्वितीय था। उसके शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री मेदिनी राय का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। अगर हम गुजरात के बारे में देखते हैं तो सन 1401 में गुजरात राज्य जफर खां की अधीनता में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य बन गया था। महमूद बेगड़ा गुजरात के शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसके बाद गुजरात की गद्दी पर मुजफ्फर शाह द्वितीय आसीन हुआ था। वह इब्राहिम लोदी का समकालीन था। उसका पुत्र उसकी नीति से असंतुष्ट होकर इब्राहिम लोदी के पास चला गया था, लेकिन वह कुछ समय पश्चात वहाँ से जौनपुर चला गया। वहीं पर उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ और वो गुजरात लौट आया। अगर हम मेवाड़ के बारे में देखते हैं तो बाबर के समय मेवाड़ साम्राज्य की संपूर्ण जनता राणा संगा की छत्र छाया में एक सूत्र में संगठित थी। राणा संगा भी बड़े साहसी, वीर और प्रबल योद्धा थे। उन्होंने अनेक बार मालवा और गुजरात के शासकों को युद्ध में पराजित किया था। राणा संगा भारत में मुस्लिम राज्य समाप्त करके एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इस तरह अगर हम देखते हैं जैसे कि भारत में इन प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी गई थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी। तो बहमनी राज्य भी इस बहमनी राज्य जो था जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी, ये एक शक्तिशाली राज्य था, दक्षिण में शीर्ष था और बहुत उन्नत अवस्था में था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ 5 भाग जैसे कि बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर में ये बढ़ गया था और इस विभाजन से ही बहमनी राज्य की क्या हो गई थी, शक्ति कम हो गई थी। अगर विजयनगर राज्य के बारे में देखते हैं तो बाबर के समय तो यह दक्षिण में हिंदुओं का एक शक्तिशाली राज्य था। बाबर के आक्रमण के समय इस राज्य के शासक कृष्णदेवराय थे। वे विजयनगर के सम्राटों में सर्वाधिक योग्य, विद्यानुरागी, सुसंस्कृत और प्रतिभाशाली शासक थे। विजयनगर राज्य का भी उत्तर भारत से कोई संबंध न था और इस प्रकार उड़ीसा की भी यही कंडीशन थी। अगर हम उड़ीसा जो प्रदेश था वो भी एक हिंदू राज्य था, लेकिन इसका उत्तरी भारत की राजनीति से कोई भी संबंध नहीं था। तो भारत की तत्कालीन राजनीतिक जो दशा है इसका वर्णन करते हुए बाबर ने स्वयं अपने आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि हिंदुस्तान में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य है। 5 मुस्लिम राज्यों के सभी राजा शक्तिशाली और मुसलमान है तथा विशाल सेना और प्रदेशों के स्वामी है। भूमि और सेना की दृष्टि से काफिर राजाओं में विजयनगर का राजा महिम मंडित और शक्तिशाली है। दूसरा हिंदू राजा राणा संगा
जो है वो राणा संगा है, जिसने अपनी वीरता और तलवार द्वारा विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तो इससे अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो इस प्रकार स्पष्ट है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। देश में कोई भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी और सर्वोच्च शासन सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष चल रहा था। तो भारत की जो राजनीतिक दशा इस समय थी बाबर के आक्रमण के समय। ठीक है, तो बाबर ने कहाँ पर भारत आकर आक्रमण किया? तो सबसे पहले भारत में आकर बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे कि सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा युद्ध। ये जो युद्ध है ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। तो बाबर के साथ एक सुगठित और विशाल सेना थी। उसकी सेना में, बाबर की सेना में 12,000 अश्वारोही थे, 8,000 पैदल सैनिक और 700 तोफे थी। वह अपनी सेना से सहित काबुल से लाहौर तक बिना किसी बाधा के पहुंच गया था। पंजाब का शासक दौलत खान लोधी उसे रोकने में असफल रहा। बाबर ने दौलत खान लोधी को बंदी बना लिया था और कुछ दिन पश्चात बंदी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी ओर आलम खान लोधी ने स्वयं को ही बाबर का समक्ष क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और इस प्रकार बाबर पंजाब पर अपनी विजय पताका फहराकर दिल्ली की ओर अग्रसर हो गया था। बाबर के आगमन की सूचना पाकर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी एक विशाल सेना लेकर उसका सामना करने चल पड़ा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। पानीपत के ऐतिहासिक मैदानों में दोनों शत्रुओं की सेनाएं आमने सामने जाकर खड़ी हो गई थी। 21 अप्रैल 1526 को सुबह 10 बजे से युद्ध आरंभ हुआ था। सारे दिन दोनों ओर के योद्धा बड़े जोश के साथ लड़ रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि बाबर पराजित हो जाएगा, परंतु तोपों के बारूदी गोलों की मार से लोधी की जो सेना है वो विचलित हो गई। अंत में इब्राहिम लोधी मारा गया और उसकी सेना बुरी तरह पराजित होकर नष्ट हो गई। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अल्लाह के रहम से यह कठिन कार्य मेरे लिए सरल बन गया और आधे दिन के अंदर ही शत्रु की विशाल सेना नष्ट हो गई। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इस प्रकार हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो इस युद्ध के परिणाम हो गए। तो सबसे पहले इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने भारत में अफगानों के जो लोधी वंश के साम्राज्य का अंत कर दिया था और भारत में एक नए राजवंश जिसे मुगल वंश हम कहते हैं उसकी स्थापना कर दी। तो इसके बारे में प्रोफेसर जाफर ने लिखा है कि इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ और लोधी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो लेनपुल इसके बारे में कहते हैं कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और उनका राज्य और शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। तो पानीपत के युद्ध से दिल्ली के जो अफगानों का राज्य था, सुल्तानों का राज्य था, इसके बारे में लेनपुल ने इस तरह अपनी विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध ने सल्तनत काल का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य का आरंभ कर दिया था। तो इस युद्ध में सैनिक शक्ति का अत्याधुनिक विनाश हुआ था। बाबर के अधिकारियों की गणना के अनुसार इस युद्ध में 15 से 16,000 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु भारतीयों का अनुमान था कि 40 से 50,000 व्यक्ति इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर दिल्ली व आगरा पर उसका अधिकार हो गया था और लूट में बहुमूल्य कोहिनूर हीरा तथा अपना धन संपत्ति उसके हाथ लगी थी। तो इसी युद्ध में बाबर के हाथ में कोहिनूर हीरा मिल गया था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए थे और उसने अपनी शक्ति को राज्य विस्तार की ओर लगाया और अपना राज्य विस्तार प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये था पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है बाबर के जीवन का, वो खानवा युद्ध है जो 16 मार्च 1527 में हुआ था। तो पानीपत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त करके भी बाबर को यह आशा नहीं थी कि वो अब निश्चित रूप से दिल्ली का शासक बना रहेगा, क्योंकि उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा जो बड़े वीर, साहसी और शक्तिशाली राजा थे तथा उत्तरी भारत के समस्त राजपूत उनके प्रभाव में थे। तो बाबर का प्रबल प्रतिरोध करने के लिए वे तत्पर थे।
अंततः भारत पर अपना स्थायी साम्राज्य रखने के लिए बाबर को राणा संगा से खानवा का निर्णायक युद्ध लड़ना पड़ा। तो लेनपुल के शब्दों में अगर हम कहते हैं तो अब बाबर को ऐसे शूरवीर का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो खानवा के युद्ध के कुछ कारण थे। तो मेवाड़ के शासक राणा संगा भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे और उनका विचार था कि अन्य आक्रमणकारियों की भांति बाबर जो है वो भी लूटमार करके अपने देश वापस लौट जाएगा। लेकिन जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, तब राणा संगा को अपनी इस भूल का पता चल गया और उन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी के दमन के लिए आमंत्रित कर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। तो इब्राहिम लोदी के उत्तराधिकारी महमूद लोदी ने भी बाबर से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से राणा संगा को बाबर के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था और इससे उत्साहित होकर राणा संगा बाबर से युद्ध करने की तैयारी में जुट गए थे। तो इधर बाबर ने यह निश्चय कर लिया था कि अपने सर्वाधिक प्रबल विरोधी राणा संगा को पराजित किए बिना उसकी भारतीय साम्राज्य पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रह सकेगा। तो इस तरह से युद्ध हो गया था दोनों के बीच में। तो इन कारणों के फलस्वरूप मुगलों और राजपूतों के मध्य जो युद्ध होना निश्चित हो गया था। तो पानीपत की विजय के पश्चात बाबर ने कालपी और धौलपुर भी अपना अधिकार कर लिया था और वह खानवा के युद्ध क्षेत्र में भी पहुंच गया था। शीघ्र ही राणा संगा भी अपनी विशाल सेना लेकर वहां पहुंच गए। तो खानवा के युद्ध क्षेत्र में राजपूतों की सेना और उनके उत्साह को देखकर बाबर के सैनिक घबराए गए थे, लेकिन बाबर ने उन्हें जिहाद, जैसे कि इस्लाम धर्म की रक्षणार्थ गैर इस्लामियों के साथ युद्ध करना कहते हैं, इसके नाम पर एक ओजस्विनी भाषण दिया, जिससे परिणाम स्वरूप बाबर की सेनाओं का सोया हुआ उत्साह जाग उठा। उन्होंने कुरान की शपथ लेकर राजपूतों के विरुद्ध अंतिम समय तक जिहादी युद्ध करने का निर्णय लिया था। तो 16 मार्च 1527 को राजपूतों के साथ बाबर का भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ। दोनों ओर की सेनाएं समान टक्कर की थी, किंतु मुगलों के तोपखानों के कारण अंत में राजपूतों का साहस टूट गया और राजपूत सेना विचलित हो गई थी। राणा संगा युद्ध भूमि में ही घायल होकर गिर पड़े और बाबर को इस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त हो गई थी और इसी विजय होकर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इस युद्ध के भी परिणाम हो गए, जैसे कि इस युद्ध से उत्तरी भारत में राजपूत शक्ति का अंत हो गया था। राजपूतों के इस युद्ध से अपार क्षति पहुंच गई थी। तो लेनपुल के अनुसार खानवा का युद्ध राजपूतों के लिए इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ कि कोई बिरला ही राजपूत परिवार होगा जिसके श्रेष्ठ योद्धा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त न हुए हो। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि खानवा के युद्ध के परिणाम वास्तव में दूरगामी थे। इसने राजपूत परिसंघ तोड़ दिया और टूटे ही सर्वोच्च स्वप्न भंग हो गया। तो इसके बाद चंदेरी युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर के जीवन का। तो राणा संगा को पूर्ण रूप से पराजित करने के पश्चात बाबर ने चंदेरी के शासक मेदनी राय पर आक्रमण करके उसे भी पराजित कर दिया था। तो चंदेरी की लूट में उसे अपना अपार धन की प्राप्त हो गई थी। अहमद शाह को चंदेरी का सूबेदार बनाकर बाबर वापस दिल्ली लौट गया था। और इसके बाद घाघरा युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर ने एक विशाल सेना के साथ 6 मई 1529 को अफगान सरदार महमूद लोदी पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। इसके पश्चात उसने बंगाल के सूबेदार नुसरत शाह को भी संधि करने के लिए बाध्य किया था। बाबर ने यह युद्ध इसलिए किया क्योंकि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई तथा बंगाल का शासक नुसरत शाह दोनों ही मिलकर बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस प्रकार बाबर ने क्या किया था, इन चारों युद्धों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर ने भारत में 4 निर्णायक युद्ध किए और सभी में उसकी विजय हो गई। उसके साम्राज्य में बदखा, काबुल, गजनी और कंधार प्रांत भी सम्मिलित थे। इस प्रकार बाबर ने मध्य एशिया के आबू नदी से लेकर भारत में सिंधु नदी तक तथा बिहार, बंगाल एवं हिमालय से लेकर ग्वालियर तथा चंदेरी तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये था बाबर के जो आक्रमण थे सर्वप्रथम भारत में और अपना साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि बाबर जो है इसकी सफलता के कारण क्या थे। तो उसके समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। जो भारत था वो बाबर के समय अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था और उनमें पारस्परिक संगठन और एकता का अभाव था। बाबर की सेना पूर्ण रूप से संगठित थी और प्रशिक्षित थी। बाबर स्वयं एक वीर एवं कुशल सेनानायक और पारंगत योद्धा था।
भारतीयों की युद्ध प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी। बाबर को तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण भी पानीपत और खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त हो गई थी। इब्राहिम लोदी की कठोर नीति के कारण समस्त दरबारी और आमिर उससे नाराज थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। तो इस प्रकार बाबर ने भारतीय राज्यों की फूट और दुर्बलता का लाभ उठाते हुए अपनी विजयों के आधार पर भारत में शक्तिशाली मुगल वंश की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। कालांतर में बाबर के वंशजों ने लगभग 250 साल तक भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, यानी कि मुगल साम्राज्य लगभग 250 साल तक बाबर के वंशजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। ठीक है, तो ये था बाबर के बारे में। जैसे कि हमने देखा बाबर की जो चरित्र बाबर का, उसके बाद उसकी युद्ध नीति, उसका साम्राज्य विस्तार, उसकी जो विजय यानी कि जो उन्होंने आक्रमण किए थे वो किस प्रकार किए थे, सबसे पहले जो उन्होंने सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किया, हाँ, वो कैसे किया। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो बाबर के बाद नेक्स्ट जो बादशाह बना दिल्ली का वो था हुमायूं, जो कि बाबर के बेटे थे। ठीक है, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं, जिसे नासिरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है, 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने कलिंजर और जौनपुर पर शीघ्र विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद चुनार दुर्ग को भी घेर डाला और बाद में उसने शेरखा से संधि कर ली थी और शेरखा से संधि करने के पश्चात हुमायूं थोड़े दिनों के लिए विलासिती में लिप्त हो गए थे। ठीक है, तो ये था हुमायूं के बारे में। तो हम देखते हैं हुमायूं के बारे में डिटेल में। तो हुमायूं की जीवन काल में कुछ जो घटनाएं थी या फिर उनके जो कार्य है वो हम सब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, बिहार और कन्नौज के जहागीरदारों के विद्रोहों का दमन किया था। तो बिहार के मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और कन्नौज के सुल्तान मिर्ज़ा ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हुमायूं ने इन विद्रोहों का दमन करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद बहादुर शाह से उनका युद्ध हुआ था। गुजरात का शासक बहादुर शाह बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। वह मुगलों को भारत से भगाकर स्वयं दिल्ली की तख्त पर अधिकार करने का स्वप्न देखा करता था। उसने हुमायूं के विरोधियों जैसे कि आजम खां लोधी और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को अपने राज्य में शरण दी थी और मालवा तथा रायगढ़ राज्यों पर अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे सहायता मांगी। अंततः हुमायूं ने बहादुर शाह के राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहादुर शाह ने ऐसी कूटनीति से काम लिया कि हुमायूं ने उसके राज्य पर आक्रमण रोक दिया और बहादुर शाह को बड़ी सुगमता से चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो बाद में हुमायूं ने 1535 में बहादुर शाह को परास्त कर दिया और उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने में वो क्या रहा, सफल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अस्करी का विद्रोह भी हुआ था हुमायूं में कि बहादुर शाह के गुजरात राज्य छोड़कर जब वो भाग जाने के पश्चात हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन अस्करी ने अल्प समय में ही वहाँ पे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस बीच जब गुजरात को पुनः प्राप्त करने के लिए बहादुर शाह ने उस पर आक्रमण किया तो अस्करी उसका सामने करने के स्थान पर आगरा पलायन कर दिया था। अंततः बहादुर शाह का पुनः गुजरात पर अधिकार हो गया था। इधर हुमायूं अस्करी का पीछा करने के लिए मालवा से आगरा गया। इधर अवसर का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था और अंत में स्वार्थी अस्करी ने हुमायूं से क्षमा मांग ली और उदार हृदय हुमायूं ने उसको क्षमा कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं के जीवन की महत्वपूर्ण घटना हो गई थी कि उसका शेर खान से संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो अब हम शेर खान के बारे में देखते हैं। तो शेर खान एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार था। ये है शेर खान सूरी। ठीक है, तो ये एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार था। उसने कुछ समय तक बाबर की सेना में कार्य किया था। सन 1528 में वो बिहार के शासक की सेना में चला गया था और अपनी योग्यता और दूरदर्शिता की बल पर धीरे धीरे पूरे बिहार का स्वतंत्र स्वामी बन गया था। उसने चुनार दुर्ग पर भी विजय कर लिया था। फिर उसने बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ के सूबेदार महमूद शाह को बुरी तरह परास्त किया था।
उसने हुमायूं पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। हुमायूं भी शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था और अंत में हुमायूं ने हिंदू बेग की शेर खां की गतिविधियों को ज्ञात करने के लिए जौनपुर भेजा था। लेकिन जो हिंदू बेग था वो शेर खां से मिल गया और उसने हुमायूं से कहा कि वो शेर खां से भयभीत न हो, क्योंकि वो तो मुगलों का मित्र है। तत्पश्चात जब शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, उस समय बंगाल के शासक महमूद शाह की प्रार्थना पर हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था और 6 माह पश्चात हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शेर खान की स्थिति पूर्व के समान ही दृढ़ बन रही। रोहतासगढ़ दुर्ग पर उसका प्रभुत्व बना रहा। अंत में हुमायूं और शेर खान में संधि हो गई, जिसके अनुसार बंगाल पर शेर खान का अधिकार हो गया था और उसने मुगलों को 10 लाख प्रति वर्ष देने का वचन दिया था। लेकिन यह संधि स्थायी सिद्ध नहीं हुई। हुमायूं ने शीघ्र ही बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अफगान शेर खान पराजित हुआ और हुमायूं ने शेर खान से कोसी और गंगा नदियों के मध्य प्रदेश हथिया लिया था। ठीक है, तो ये हुआ था हुमायूं का शेर खान से संघर्ष। इसके बाद हम देखते हैं कि चौसा का युद्ध। सन 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध हुआ और इस युद्ध के पूर्व हुमायूं ने शेख खलील को शेर खान से संधि करने के लिए भेजा था। लेकिन शेर खान ने संधि करने के स्थान पर उसे रिश्वत देकर हुमायूं की स्थिति और विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली और इसके बाद दोनों शत्रुओं में चौसा नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की भयंकर पराजय हुई। हुमायूं अपने प्राणों की रक्षा हेतु गंगा में कूद पड़ा और वह गंगा नदी में डूबने वाला ही था। तभी सौभाग्य से निजाम नामक एक भिश्ती ने उसे बचा लिया और लगभग 8000 मुगल सैनिक नदी में डूबकर मर गए थे। इसके बाद कनौज का युद्ध है। चौसा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं आगरा गया। उसने शेर खां से सामना करने के लिए अपने भाइयों से सहायता मांगी, लेकिन उसके स्वार्थी भाइयों ने सहायता देना अस्वीकार कर दिया। अंत में शेर खान और हुमायूं ने कनौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी मुगलों को पराजय हुई और हुमायूं को अपना राज्य छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर भी शेर खान का अधिकार हो गया और शेर खान उसे ही शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सम्राट माना जाता है। तो इसी कनौज के युद्ध से हुमायूं से जो सत्ता का परिवर्तन हो गया और शेर शाह सूरी भारत का अगला सम्राट बन गया था। तो इस वजह से हुमायूं की दयनीय स्थिति हो गई थी। तो शेर खां के या फिर शेर शाह सूरी के भय से हुमायूं राजस्थान के रेगिस्तानों में असहनीय कष्ट सहते हुए ईरान पहुंचा और ईरान के शाह से उसे सहायता मिली, लेकिन उसने शिया धर्म अपनाना पड़ा और साथ ही ईरान के शाह को कंधार देने का वचन भी देना पड़ा। ईरान की शाह की सहायता से हुमायूं काबुल और कंधार पर अधिकार करने में सफल रहा और 1554 तक हुमायूं अपने भाइयों से भी मुक्ति पा गया और अफगानिस्तान पर भी उसका अधिकार हो गया था। इसके बाद हुमायूं ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। तो हुमायूं काबुल में रहकर भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करता रहा और जब उसने देखा कि दिल्ली की राजगद्दी के लिए अफगानों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है, तो उसने 31 दिसंबर 1554 को भारत पर आक्रमण कर दिया और अंत में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में अफगानों को पराजित करके हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उसने आगरा, संभल और निकटवर्ती क्षेत्रों पर भी अधिकार करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हुमायूं अपनी विजय का सुख अधिक दिनों तक न भोग सका और 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह हुमायूं का जो टाइम था वो इस तरह था और शेर शाह सूरी ये जो उसके प्रबल विरोधी थे और उनको भारत का सम्राट भी कहा जाता है, जो अल्पकाल के लिए बने थे। ठीक है, तो हुमायूं के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। तो हुमायूं के बारे में मिर्ज़ा जौहर जोगी एक लेखक है जिन्होंने तज़किरात उल वाक़ियात लिखा है, उसके लेखक है, वो हुमायूं के बारे में लिखते हैं कि हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, किंतु उस जैसा अभागा कोई मुगल शासक गद्दी पर अभी तक आसान नहीं हुआ था। और लेनपुल भी लिखते हैं हुमायूं के बारे में कि जीवन भर लुढ़कते रहने वाले हुमायूं ने अंत में लुढ़क कर ही जान दे दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हुमायूं के बारे में लिखा जाता है। तो हुमायूं के बाद आते हैं एक महान सम्राट जिन्होंने भारत पर
राज्य किया था और वो है सम्राट अकबर। ठीक है, तो हुमायूं के बाद थोड़े समय के लिए शेरशाह सूरी भी भारत के सम्राट थे। उसके बाद हुमायूं ने वापस भारत पर अपना अधिकार कर लिया था और उसके बाद आते हैं सम्राट अकबर। हम देख सकते हैं यह है सम्राट अकबर। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के जन्म के विषय में निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि हुमायूं के पुत्र का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी सन को हुआ था। तारगीबेद खान ने अमरकोट के निकट हुमायूं को उसके पुत्र होने की सूचना दी थी। सम्राटों ने लोगों को सलाह से बालक का नाम जलालुद्दीन अकबर रखा था। तो अकबर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, तो जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं ने अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ था। हुमायूं वह शरणार्थी के रूप से इधर उधर सहायता के लिए भटक रहा था। अकबर का पालन पोषण अस्करी और उसकी पत्नी सुल्ताना बेगम ने किया था। 1545 में अकबर कंधार से काबुल भेज दिया गया। वहाँ पर बाबर की बहन खानजादा बेगम ने अकबर का पालन पोषण किया। मार्च 1546 में अकबर को अपने माता पिता का स्नेह प्राप्त हुआ। कुछ दिन अकबर कामरान के अधिकार में भी रहा और 1551 ईस्वी सन के बाद अकबर अपने माता पिता के संरक्षण में रहा। ठीक है, तो अकबर का उत्कर्ष किस तरह हुआ? तो हुमायूं ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बैरम खान के संरक्षण में पंजाब और गजनी का सूबेदार बना दिया था। 14 फरवरी 1556 में हुमायूं के मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर सिंहासन पर आसीन हुआ। बैरम खान के पंजाब के गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर एक ईंटों का सिंहासन बनाकर राज्याभिषेक करते हुए अकबर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, तो वी.ए. स्मिथ जो है इतिहासकार, वह अकबर के बारे में लिखते हैं कि इस संसार से हुमायूं के जो संस्कार हुआ था, तो इस संस्कार से हुमायूं के पुत्र को केवल हिंदुस्तान के राज सिंहासन का उत्तराधिकार प्राप्त करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो अकबर की जो जीवन की प्रारंभिक स्थिति है वो क्या थी, या फिर उन्होंने जो प्रारंभिक उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो वो हम देखेंगे डिटेल में। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर के टाइप में हुआ था। फिर उसके बाद अफ़गान विजय, अफ़गानों पर भी अकबर ने विजय किया था। उसके बाद बैरम खान का पतन किया था। इसके बाद अंतपुर यानी कि जो इंटरनल जो उनकी प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं थी, उनका भी उन्होंने दमन किया। तो हम डिटेल में देखते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो सर्वप्रथम दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के लिए अकबर ने बैरम खान की सहायता से दिल्ली की ओर कूच किया। 1556 ईस्वी सन में पानीपत के मैदान में अकबर की सेना का सामना वीर हिंदू सेनापति हेमू से हुआ। इस संग्राम में पहले मुगलों की सेना के पैर उखड़ गए थे, किंतु बाद में एक तीर हेमू की आंख में लग जाने से वो घायल हो गया था और उसकी सेना युद्धस्थल में भाग खड़ी हुई। इस घटना से मुगलों की पराजय विजय में बदल गई। हेमू का अकबर से जो हो गया युद्ध हुआ था, तो हेमू को अकबर के सम्मुख लाया गया था, जहाँ बैरम खान ने क्या किया, उसका सिर काट दिया था और इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध से हेमू की शक्ति समाप्त हो गई और भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। इस युद्ध ने अफगानों की सत्ता को भी सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो इसी युद्ध से वास्तविक अफगानों की जो सत्ता है वो भारत से समाप्त हो गई थी। इसके बाद सन 1557 में अकबर ने अफगान शासक सिकंदर सूर को परास्त कर दिया और दूसरी ओर मोहम्मद आदिल शाह भी बंगाल के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इस प्रकार अकबर को अपने अफगान शत्रुओं से भी मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद बैरम खान का पतन किया अकबर ने। तो बैरम खान के संरक्षण के 4 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस अवधि में बैरम खान ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक था, लेकिन बैरम खान के व्यवहार में परिवर्तन, तारदीबेग की हत्या, ईरानी तुरानी ईर्ष्या द्वेष, शिया सुन्नी का भेद, महामंगा का षड्यंत्र तथा अकबर की महत्वाकांक्षा ने बैरम खान के पतन को अनिवार्य बना दिया।
एस.आर. शर्मा के अनुसार यद्यपि बैरम खान सच्चा स्वामी भक्त था, किंतु कुछ कारणों के फलस्वरूप अकबर को इस सच्चे स्वामी भक्त तथा अपने गुरु और संरक्षक को राज्याधिकार से वंचित करने का निर्णय लेना पड़ा। बैरम खान की 31 जनवरी 1561 को मुबारक लेहानी नामक अकबर ने उस समय हत्या कर दी थी जब वह मक्का जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह बैरम खान की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर पर उसकी धाय माता महामनगा का प्रभाव था। महामनगा अपने पुत्र आदम खान को शक्तिशाली बनाना चाहती थी। जब अकबर ने आदम खान को मालवा विजय के लिए भेजा तो उसने मालवा विजय में प्राप्त लूट का माल शाही खजाने में जमा नहीं कराया। इससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ, किंतु इस बार महामनगा ने अपने पुत्र को अकबर के प्रकोप से बचा लिया था। इसके पश्चात आदम खान ने अकबर के एक विश्वासपात्र सेवक शमसुद्दीन अतक खान का वध कर दिया था। उसका इस दुस्साहस से क्रोधित होकर अकबर ने आदम खान को किले से नीचे फेंकने का हुक्म दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद अपने पुत्र के शोक में महामनगा की भी मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार अकबर को जो अंतपुर की समस्या थी उससे छुटकारा मिल गया था। ठीक है, तो अकबर की कुछ विजय प्रारंभिक विजय थी, जैसे कि मालवा विजय, गोंडवाना, राजपूत, रणथंबोर, हल्दी घाटी, गुजरात, बंगाल, काबूल, कश्मीर, सिंध, अहमदनगर, इन जैसे प्रांतों पर भी अकबर ने विजय मिलाया था। ठीक है, तो मालवा का शासक जो बाज बहादुर था, अपनी सुंदर रानी रूपमती के साथ भोग विलास में लिप्त रहता था। अकबर की आज्ञा से आदम खान ने 1561 में अकबर की आज्ञा से आदम खान ने 1561 में मालवा पर आक्रमण कर बाज बहादुर की रानियों और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। इससे प्रसन्न होकर अकबर ने आदम खान को ही वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उसके बाद पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया गया। उसके समय में बाज बहादुर का मालवा पर पुनः अधिकार हो गया। इसी समय उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खान ने मालवा पर बाज बहादुर का शासन समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो बाज बहादुर इधर उधर भटकने के पश्चात अकबर का मनसबदार बन गया। कुछ समय के पश्चात उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खान का विद्रोह करने पर अकबर द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया और इस प्रकार अकबर ने मालवा पर विजय किया। और गोंडवाना विजय भी अकबर के समय का एक महत्वपूर्ण विजय था। तो इस समय गोंडवाना पर रानी दुर्गावती का राज्य था। वह अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर राज्य कर रही थी। तो 1564 में कड़ा के सूबेदार आसफ खान ने दुर्गावती पर चौरागढ़ के निकट अकारण आक्रमण कर दिया था और युद्ध में दुर्गावती बड़े साहस के साथ लड़ी थी, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध में उसके राज्य को बुरी तरह लूटा गया। बहुमूल्य सामान मुगल सेना के हाथ लगा। इस प्रकार गोंडवाना पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना है अकबर के जीवन काल में, वो है राजपूतों पर विजय। राजपूतों पर जो विजय हुआ था अकबर का, तो चित्तौड़ विजय अकबर का सबसे महत्वपूर्ण विजय है। तो इस समय आमेर पर राजा बिहारी मल, जिनको भारमल भी कहा जाता है, तो इस समय आमेर पर राजा बिहारी मल का आधिपत्य था। बिहारी मल अपने शत्रुओं के आतंक से बहुत परेशान था। 1562 में जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन हेतु अजमेर आया, तब बिहारी मल ने उसके भेंट की तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। ठीक है, तो इसके साथ उसने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को सम्राट की सेवा में छोड़ दिया और अन्य राजपूत राजाओं ने बिहारी मल के इस कार्य का बहुत विरोध किया था, जिनमें चित्तौड़ का राजा उदय सिंह भी प्रमुख था। इस विरोध के कारण अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इस समय राणा उदय सिंह मेवाड़ का शासक था। उदय सिंह एक दुर्बल और अयोग्य शासक था और उसमें अकबर के मुठभेड़ करने का साहस नहीं था। अंततः वह सरदार जयमल को साम्राज्य की रक्षा का भार सौंपकर उदयगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं की ओर भाग गया था। मुगल सेना द्वारा चित्तौड़ का घेरा बहुत समय तक चलता रहा। राजपूतों ने डटकर मुगलों का सामना किया, लेकिन अंततः राजपूतों की हार हो गई थी और 1568 में जब जयमल चित्तौड़ की किले की दीवार की मरम्मत कर रहा था, उस समय वह अकबर की गोली का निशाना बन गया था। इस प्रकार चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। युद्ध के समय अकबर ने यहाँ कत्लेआम भी करवाया, जो भारतीय इतिहास में अकबर के चरित्र पर एक कलंक रूपी धब्बा माना जाता है।
इसके बाद अकबर ने रणथंबोर कलिंजर विजय किया। हल्दी घाटी का भी युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है। 1572 में मेवाड़ के राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को पूर्ण विजय करने का दृढ़ संकल्प किया। राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य 1576 में हल्दी घाटी के मैदान पर घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई, किंतु यह युद्ध मुगलों को सदैव याद रहा। पराजय के पश्चात राणा प्रताप अरावली पर्वत श्रेणियों की ओर चले गए, जहां से उन्होंने जीवन पर्यंत चित्तौड़ विजय का प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़ और अजमेर को छोड़कर समस्त मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया था। यद्यपि उन्होंने जीवन भर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, किंतु वह कभी भी अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुए। 1597 में उनकी मृत्यु हो गई और मरते समय भी राणा ने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा था कि मुगलों के आगे कभी मस्तक मत झुकाना। इसके बाद गुजरात विजय भी महत्वपूर्ण विजय है अकबर के शासन में। इसके बाद बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार, अहमदनगर, असीरगढ़ और कश्मीर भी अकबर ने जीत लिया था। ठीक है, तो ये थे अकबर के जीवन की महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाएं। इसके अलावा अकबर ने राजपूत नीति जो अपनाई थी, जैसे उसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, उसको ही क्या कहा जाता है, सुलह कुल भी कहा जाता है। यानी कि क्या, वैवाहिक संबंध बनाना। ठीक है, और जो सुलह कुल में वो क्या करते थे, वैवाहिक संबंध बनाते। इसके अलावा हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त करते थे। हिंदू और मुसलमानों के प्रति समान नीति रखते थे। हिंदू समाज में उन्होंने बहुत सारे सुधार भी लाए थे, जैसे कि दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अंतर्जातीय विवाहों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो इस तरह उन्होंने कुछ सुधार भी हिंदू समाज में लाए थे। हिंदू राजाओं की प्रथाओं को उन्होंने अपनाया था, जैसे कि तुलादान और झरोखा दर्शन, ये जो प्रथाएं थी वो उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, तो अकबर ने इसके अलावा धार्मिक नीति भी अकबर की बहुत अच्छी थी। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व थे, जैसे कि अकबर की प्रारंभिक धार्मिक नीति सन 1575 ईस्वी सन तक अकबर कट्टर मुसलमान बना रहा। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ता था। उसने फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। वह पीरों और उलेमाओं को बहुत आदर करता था, परंतु वो अन्य धर्मों के प्रति अत्यधिक उदार था। वो बचपन से ही सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। बड़ा होने पर कुछ विशेष बातों और विभिन्न धर्मों के प्रचारों का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अकबर की धार्मिक नीति धर्म सहिष्णुता और धर्म समन्वय की नीति में परिवर्तित हो गई थी। अकबर के ऊपर उसके माता पिता के उदार विचारों का भी प्रभाव था, उनके शिक्षकों का भी प्रभाव था, सूफियों संतों का भी प्रभाव था। सूफी संत अत्यधिक उदार और सहिष्णु होते थे। ये लोग बाह्य आडंबरों और आस्था नहीं रखते थे। ये ईश्वर भक्ति और चारित्रिक शुद्धता में ही विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इस तरह अकबर की धार्मिक नीति थी। इसके अलावा अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसे दीन-ए इलाही कहा जाता है। तो 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रचलित दीन-ए इलाही धर्म का स्थापना की गई थी। दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने अनेक धर्मों और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। तो वो जैन, ईसाई, पारसी, सिख और ब्राह्मण आचार्यों के घनिष्ठ संपर्क में आया। उसने इन सभी से गहन विचार और विमर्श किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में अच्छाई और बुराइयां दोनों ही विद्यमान है। तो उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को संकलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे ही दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही कहा जाता है। ठीक है, और इसी का ही उसने प्रचार और प्रसार किया। तो दीन-ए इलाही धर्म को प्रचलित करने का उसका यह उद्देश्य था कि इस धर्म का प्रवर्तन अकबर ने हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने के लिए किया था। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि पैगंबर बनने की उसकी बहुत अधिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उसने एक नए धर्म की जैसे कि दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीन-ए इलाही के कुछ सिद्धांत थे, जैसे कि ईश्वर एक है, उदारता और दानशीलता का पालन, सांसारिक वासनाओं का त्याग, उत्तम और लोकहितकारी कार्य, मांस खाना निषिद्ध, सबके साथ समान व्यवहार, सूर्य और अग्नि की पूजा। ये जो कुछ तत्व थे वो क्या है, दीन-ए इलाही के थे। तो इस तरह अकबर ने अपना कार्य किया था और इस तरह अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की थी, राजनीतिक एकता की स्थापना की थी, धर्मांधता का परित्याग किया था, धर्मनिरपेक्षता की नीति उन्होंने अपनाई थी और अकबर एक भारतीय हिंदू
बनना भी चाहते थे। अकबर के पूर्वज इच्छा रखते हुए भी भारतीय नहीं बन सके थे, परंतु अकबर भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आदि में पूर्ण रूप से स्वयं को रंगने में सफल रहा था। उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। इस प्रकार वह भारत के सांस्कृतिक वातावरण में पूर्ण रूप से घुल मिल गया था। इस प्रकार अकबर ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने से पूर्ण सफलता प्राप्त की थी और अंततः वह एक राष्ट्रीय सम्राट कहलाने का सच्चा अधिकारी है। ठीक है, तो यह है महान सम्राट अकबर के बारे में। तो अकबर के बाद में उसके पुत्र आते हैं जिन्होंने शासन किया था दिल्ली से और भारत के ऊपर, वो है जहांगीर। तो अकबर ने आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया था और मुस्लिम रिवाजों के आधार पर उसका नाम मरियम उज़्ज़मानी रखा था। बहुत काल तक सम्राट अकबर निसंतान रहे थे। अंत में ख्वाजा मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती नामक एक सूफी संत के आशीर्वाद से मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम संत की यादगार में सलीम ही रखा गया। अकबर के 2 अन्य पुत्र मुराद और दनियाल भी थे, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो शिक्षा और परिवार के बारे में हम देखते हैं जहांगीर के। तो सलीम की शिक्षा का भार अब्दुल रहीम खान खाना पर छोड़ा गया था। तो उसकी देखरेख में सलीम ने अरबी, फारसी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अकबर ने सलीम का विवाह आमेर नरेश राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ किया था। इसको जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। सलीम ने कई अन्य विवाह भी किए थे। सलीम यानी कि जहांगीर ही जिसको हम कहते हैं। तो जहांगीर ही एक दिल्ली का बादशाह था जिसके समय में सबसे पहले इंग्रज अधिकारी भारत आया था। तो जहांगीर के दरबार में ही एक ब्रिटिश अधिकारी भारत आया था। तो वो जो जहाज़ से आया था वो हेक्टर नामक जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस, ये जो ब्रिटिश अधिकारी है, वो जहांगीर के समय में ही भारत में आया था। ठीक है, तो जहांगीर की शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे कि विरोधी क्या जो उनके विरोधक थे, जैसे कि अजीज़ कोका, मान सिंह, ये दोनों जहांगीर के बहुत विरोधी थे, तो उन्होंने उनका अंत कर दिया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है कि जो सिखों के जो धर्मगुरु थे गुरु अर्जुन सिंह, इनको उन्होंने क्या किया था, गिरफ्तार किया था और फांसी पर लटका दिया था। जहांगीर के इस कार्य से सिखों और मुगलों के बीच वैमनस्य के जो बीज है वो बो दिए गए थे, जो भविष्य में मुगल सम्राट के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हो गए थे। उन्होंने खुसरो को भी दंड दिया था। खुसरो जो कि उन्होंने उनके साथ विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने नूरजहाँ से विवाह किया था। नूरजहाँ का मूल नाम यह है नूरजहाँ। तो नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था। वो तेहरान की निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी। मिर्ज़ा गयास बेग मेहरुन्निसा को लेकर सम्राट अकबर के दरबार में आया था। तो मेहरुन्निसा का भाई आसफ खान भी मुगल दरबार का प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। मेहरुन्निसा का विवाह बंगाल के गवर्नर शेर अफगान से हुआ था। एक पारस्परिक संघर्ष में शेर अफगान ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था और वो युद्ध में मारा गया था। उसकी विधवा पत्नी मेहरुन्निसा मुगल दरबार की सेवा में नियुक्त अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग तथा भाई आसफ खान के पास आ गई थी। तो मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि मेहरुन्निसा को जहांगीर पहले से ही चाहता था और 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विधवता विवाह कर लिया और उसको नूरजहाँ की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, तो यह है नूरजहाँ। तो इस प्रकार जहांगीर ने अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, तो जहांगीर के बाद आते हैं उनके पुत्र शाहजहाँ। तो शाहजहाँ अगर हम देखते हैं तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहाँ, जिनको हम वास्तविक जिनका नाम है, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहाँ, इनका जो वास्तविक नाम है खुर्रम था। वो जहांगीर का तीसरा पुत्र था। उसका जन्म 5 फरवरी 1592 में लाहौर में मानवती के गर्भ से हुआ था। खुर्रम की दीक्षा जो उनको मिली थी वो मुल्ला कासिम बेग तबरेज़ी और हकीम अली तथा शेख सूफ़ी की अध्यक्षता में हुई थी। 1610 में खुर्रम का विवाह मुजफ्फर हुसैन की पुत्री से हुआ था। खुर्रम का दूसरा विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था और 1617 में खुर्रम ने एक और विवाह शाहनवाज खान की पुत्री के साथ किया था।
ठीक है। तो शाहजहां का अगर हम उत्कर्ष के बारे में शाहजहां के देखते हैं तो खुर्रम की योग्यता से प्रभावित होकर 1607 में जहांगीर ने उसे राजधानी की सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। 1607 में खुर्रम को 8000 जात और 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ था। 1608 में ही खुर्रम को हिसार फिरोजा की जागीर प्रदान कर दी गई थी। 1614 में खुर्रम ने राणा अमर सिंह को परास्त कर दिया था। तो इस प्रकार शाहजहां का उत्कर्ष हो गया था। 1647 में जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहा। वह चाहती थी कि ऐसा सम्राट बने जो उसके हाथ की कठपुतली बना रहे। तो दूसरी ओर खुर्रम नूरजहां की कठपुतली बनकर नहीं रह सकता था। तो जहांगीर की मृत्यु होते ही नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को सिंहासन पर बैठने के लिए लाहौर से आगरा बुलाया। शहरयार तुरंत आगरा आया। नूरजहां के भाई और खुर्रम के श्वशुर आसफ खान ने खुर्रम का पक्ष लिया था और इस प्रकार भाई और बहन अपने अपने दामादों को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। तो खुर्रम इस समय दक्षिण में था, इसलिए आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। और जब खुर्रम दक्षिण से वापस आया तो उसने शफूर आसफ खान उसकी सहायता की और इस संघर्ष में नूर जौहर जो शहरयार थे वो पराजित हो गए थे। ठीक है। तो इस तरह सिंहासन शाहजहां का हुआ था। तो कुछ प्रमुख उपलब्धियां अगर हम देखते हैं शाहजहां के बारे में तो उन्होंने बुंदेलों का विद्रोह का दमन किया था। खान जहाँ लोधी का विद्रोह जो हुआ था वो दमन किया था। दक्षिण और गुजरात में जब भयंकर अकाल पड़ा था वो शाहजहां के काल में ही पड़ा था। 1630 में दक्षिण और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। हजारों व्यक्ति भूख से मर गए थे। वहाँ की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। लोग भूख से पीड़ित हो गए थे। अपने बच्चों को तक वो भूनकर खाने लगे थे। शाहजहां ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भूखों के लिए अनेक भोजनालय खुलवाए और मुफ्त भोजन मिलता था। उसने ही धन से भी गरीबों की सहायता की। सम्राट ने किसानों का कुछ लगान भी माफ़ कर दिया था। इतनी सहायता पहुंचाने के बाद भी लाखों लोग मर गए थे। इसके अलावा जो मुमताज़ महल थी, मुमताज़ महल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। उसको मलकाए जमानी भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है संसार की सम्राज्ञी। ये उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। तो शाही मोहर भी उसी के पास रहती थी। 7 जून 1631 में 14वें बच्चे के जन्म के प्रसव समय पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय उसकी अवस्था 40 वर्ष की थी। उसकी मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी हुआ था। वह 2 वर्ष तक विलासी जीवन से पूर्णतः दूर रहा। उसकी स्मृति में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया और उसकी मृत्यु पर उसने कहा था, साम्राज्य में मेरे लिए कोई मिठास नहीं रही। जीवन में स्वयं मेरे लिए कोई आनंद नहीं रहा। तो इस तरह शाहजहां के जीवन की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ थी। तो शाहजहां के बाद आते हैं उनके पुत्र औरंगज़ेब। शाहजहां के 2 पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगज़ेब। दारा शिकोह संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से पारंगत थे। वो बहुत विद्वान ज्ञानी थे, साहित्यिक थे। लेकिन औरंगज़ेब बहुत कूटनीति तज्ञ, राजनीति तज्ञ थे। उन्होंने उनका दमन किया था और सिंहासन पर अपना अधिकार मान लिया था। तो जो दारा शिकोह थे उनको संस्कृत कलंदर भी कहा जाता था। ठीक है। इसे ही उत्तराधिकार का युद्ध भी कहते हैं जो औरंगज़ेब ने लड़ा था। ठीक है। तो औरंगज़ेब के बारे में अगर हम देखते हैं तो औरंगज़ेब एक बहुत ही प्रतिभाशाली और जो है कि एक महत्वपूर्ण गुण थे उसमें, जैसे कि साहसी व्यक्तित्व थे। औरंगज़ेब प्रारंभ से अत्यंत साहसी थे। वो विकट परिस्थितियों का स्वयं सामना करते थे तथा स्वयं सेना का संचालन करके शत्रुओं का दमन करता था। उन्होंने एक बार कहा था, राज्य विषयक मामलों में मेरा पूरा ध्यान रखना सरकार का मुख्य आधार स्तंभ है। एक क्षण की भी असावधि दीर्घकाल तक के लिए लज्जा व अपमान का कारण बन सकती है, इसलिए सम्राट को सावधान रहना चाहिए। वो कुशल सेनापति थे, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और सादा जीवन और धार्मिक विचार वाले व्यक्ति थे और बहुत ही क्रियाशील थे। तो उनके औरंगज़ेब के चरित्र में कुछ अवगुण भी थे, जैसे कि क्रूरता। औरंगज़ेब में दया, प्रेम, सहानुभूति और अन्य मानवीय गुणों का अभाव था। संभाजी महाराज का क्रूरतापूर्ण अंत तथा गोविंद सिंह के पुत्रों पर किए गए अत्याचार इस बात के ठोस प्रमाण है। उसने अपने पुत्र और पुत्रियों पर भी अत्याचार किए। उसने अपने पुत्र मुअज्जम को 8 वर्ष तक कारावास में रखा था और अपनी पुत्री को सलीमगढ़ के दुर्ग में अपने शासनकाल में अंतिम वर्ष तक कैद में रखा था। औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को भी बड़ी क्रूरता से ही अंत कर लिया था।
इसके अलावा धार्मिक असहिष्णुता औरंगज़ेब में भरी थी। औरंगज़ेब धर्मपरायणता ने उसको धर्मांध बन लिया था और अन्य धर्मों का वो अनादर करता था और उसके अनुयायियों पर अमानुष अत्याचार करता था। वह हिंदू, सिख इसकी धार्मिकता कट्टरता के विशेष लक्ष्य बने। शिया मत को मानने वाले मुसलमान राजवंश को भी उसने नष्ट किया। उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण ही चारों ओर उसके शत्रु उत्पन्न हो गए थे। उसकी प्रवृत्ति शंकालु प्रवृत्ति थी। औरंगजेब अपने किसी भी पदाधिकारी पर विश्वास नहीं रखता था। बर्नियर के अनुसार औरंगजेब दुराव रखने वाला, कुटिल और कपटपूर्ण आचरण की कला में दक्ष था। अपने इस दुर्गुण के कारण अपनी वृद्धावस्था में अनेक उसने कष्ट भोगे। उसके पुत्रों ने स्वयं उसके विरुद्ध विद्रोह किया तथा उसको अपमानित कर दिया था। तो इस प्रकार औरंगजेब स्वयं ही अपने जो साम्राज्य के लिए पतन के लिए कारण बन गया था। ठीक है, तो औरंगजेब है उसका संबंध बहुत बार छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी आया था, जो जिसे ही औरंगजेब की दक्षिण नीति कहा जाता है। तो बहुत बार उनका संघर्ष हुआ था। मुगलों की जो दक्षिण नीति है उनके लिए अधिक अहितकर सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें उन्हें अत्याधुनिक जनधन की हानि का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में विशाल सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ। बीजापुर, गोलकुंडा राज्यों के मुगल शासनों में बहुत हानि हुई। दक्षिण में मराठों का स्वतंत्र रूप से बढ़ने का अवसर भी मिला और दक्षिण में मुगलों की असफलता हो गई थी। ठीक है, तो ये था औरंगजेब के बारे में। फिर शिवाजी महाराज के साथ भी उनका बहुत बड़ा संघर्ष हो गया था और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने भी बहुत ही बड़ा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था। तो इस तरह भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है वो इसमें आता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र जो है वो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, जो कि सिर्फ नाम के लिए बादशाह बच गए थे, क्योंकि तब तक ब्रिटिशों ने भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा था। बहादुर शाह, इनको जफ़र इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये जफ़र नाम से शायरी लिखते थे, इसके लिए इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। तो ये आखिरी नामधारी प्रमुख मुग़ल बादशाह थे जिसके बाद मुग़ल वंश का अंत हो गया था। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है लेक्चर के बारे में या फिर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा ये जो चैनल है एग्जामिनेक्स, इसको सब्सक्राइब करो और अर्ली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। Every single day